उत्तराखंड में सियासी हलचल अब तेज हो गई है। देर रात तीरथ सिंह रावत ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया और उन्होंने अपना इस्तीफा राज्यपाल बेबी रानी मौर्य को सौंप दिया है। इस्तीफे के बाद रावत मीडिया के सामने आए और कहा कि मौका देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह का आभार। तीरथ सिंह रावत के मुताबिक इस्तीफे की वजह संवैधानिक है। आज दोपहर 3 बजे देहरादून में बीजेपी विधायक दल की बैठक होने वाली है और ये बैठक पार्टी मुख्यालय में होगी। पार्टी आलाकमान ने सभी विधायकों को मौजूद रहने का निर्देश साफ कर दिया है। विधायक दल की इस बैठक में केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर पर्यवेक्षक के तौर पर मौजूद रहेंगे। तीरथ सिंह रावत के बाद अब नए मुख्यमंत्री के नाम को लेकर भी अटकलें तेज हो गई हैं और मुख्यमंत्री पद के लिए सतपाल महाराज और हंस सिंह रावत का नाम आगे है। संवैधानिक संकट था तो सल्ट एक ऐसी सीट थी, क्योंकि आप 10 तारीख को आपने पद संभाला था। राजनीतिक चूक कहाँ रह गई सर? तो सल्ट छूट सकते थे ना सर। सल्ट के समय मैं पॉजिटिव था, तो कोविड पॉजिटिव होने के कारण और समय नहीं था। लेकिन मैं कहता हूँ फिर आपको कि मुझे आज यहाँ तक जो मेरे नेतृत्व ने पूछा है, मैं पुनः उनका हृदय से आभार प्रकट करना चाहता हूँ, माननीय प्रधानमंत्री जी का, माननीय राष्ट्रपति। और वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस ने रावत के इस्तीफे को लेकर सीधा बीजेपी पर ही निशाना साधा है। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत का कहना है कि बीजेपी कानून नहीं जानते और अपने नेताओं का मजाक बना रही है। तीरथ सिंह जी की स्थिति कुछ उनके अपने बयानों ने और जितनी रही सही कसर थी भाजपा के शीर्ष द्वारा उनके चुनाव लड़ने के प्रश्न पर निर्णय न लेने के कारण हास्यास्पद बन गई, वो मजाक के पात्र बन करके रह गए। लोग कह रहे हैं कि हमारे मुख्यमंत्री को जब इसी बात का ज्ञान नहीं था कि उनको कब चुनाव लड़ करके विधानसभा में पहुंचना है, तो ये व्यक्ति हमारा क्या कल्याण करेगा। वैक्सीन के संकट को दूर करने के लिए भारत अब देश के अंदर ट्रायल करने की बाध्यता को खत्म कर चुका है और इसीलिए बीते 2 महीनों में कोविशील्ड और कोवैक्सीन के अलावा रूस की स्पुतनिक वी और अमेरिका की मॉडर्ना वैक्सीन को भारत में मंजूरी मिल गई है। स्पुतनिक वैक्सीन कम तादाद में ही सही, लेकिन जून में भारत में उपलब्ध है और अब मॉडर्ना वैक्सीन की उपलब्धता अगले 2 से 3 दिन में हो सकती है। 10 करोड़ के हिंदुस्तान में वैक्सीनेशन का लक्ष्य पूरा करना मानो हिमालय पर चढ़ना है। ऐसे में जब वैक्सीन की किल्लत हो तो एक एक डोज की अहमियत वही है जो घड़ा भरने के लिए एक एक बूंद की होती है। कोविशील्ड, कोवैक्सीन और स्पुतनिक वी के बाद मॉडर्ना भारत की चौथी वैक्सीन है। मॉडर्ना को भारत के लिए खरीदने का अधिकार दवा कंपनी सिप्ला के पास है, लेकिन सिप्ला भारत में मॉडर्ना को पहुंचाए उससे पहले WHO की कोवैक्स पहल के तहत अमेरिका से ये वैक्सीन भारत पहुंचने वाली है और ये उपलब्धता अगले 2-3 दिनों में हो सकती है। भारत में मॉडर्ना वैक्सीन का इंतजार खत्म होता दिखाई दे रहा है। सरकारी सूत्रों की माने तो मॉडर्ना की वैक्सीन अगले 2 से दिन में भारत आ सकती है। भारत सरकार इसे अमेरिका के साथ किए गए करार के द्वारा भारत ला रहा है। कोवैक्स का भी ये वैक्सीन पार्ट है और भारत सरकार इसे प्रोक्योर करेगी, इसीलिए फिलहाल इसकी उपलब्धि सरकारी अस्पतालों में की जाएगी और भारत सरकार पूरी तरीके से वैक्सीन राज्यों को मुफ्त उपलब्ध करवाएगी। मॉडर्ना को भारत में मंजूरी मिलने के एक दिन पहले 27 जून को कंपनी ने भारत के ड्रग कंट्रोलर DCGI को चिट्ठी लिखी थी और ये बताया था कि अमेरिका मॉडर्ना वैक्सीन कोवैक्स पहल के तहत भारत भेजने को तैयार है। WHO के कोवैक्स पहल को संचालित करने वाले द ग्लोबल अलायंस फॉर वैक्सीन्स एंड इम्यूनाइजेशंस यानी गावी के प्रवक्ता ने आज तक से कहा है कि WHO की ओर से गावी अमेरिकी सरकार और अन्य पार्टनर्स के साथ संपर्क में है ताकि वैक्सीन डोनेशन को जल्द से जल्द पहुंचाया जा सके। तो इधर भारत में मॉडर्ना की वैक्सीन जल्द मिलने की संभावना के बीच सरकार उसके वितरण की तैयारी में जुटी है। इसका रखरखाव में जो मॉडर्ना वैक्सीन है उसको अगर मीडियम टर्म में रखना है सेफ, तो -20 डिग्री पे 7 महीने तक ठीक रहता है। लेकिन अगर हम उसको 2 to 8 डिग्रीज पे रखते हैं जैसे फील्ड में ले जाके,
नॉर्मल कोल्ड चेन कंडीशंस में रखते हैं तो 1 महीने तक उसमें ये रह सकता है। इसलिए इसको आगे फील्ड में ले जाने के लिए कोई बहुत ज़्यादा कोई प्रैक्टिकल इश्यू नहीं है। हमारा कोल्ड चेन का जो सिस्टम है इसको अच्छी तरह से संभाल लेगा। मॉडर्ना की वैक्सीन भारत में काफी कारगर हो सकती है क्योंकि लैब रिपोर्ट्स में ये डेल्टा वेरिएंट पर असरदार पाई गई थी। साथ ही तीसरे चरण के ट्रायल में इसकी प्रभावशीलता 94.1% थी। कि मॉडर्ना वैक्सीन को DCGI द्वारा जो अप्रूवल दिया गया है ये एक बहुत ही अच्छी खबर है। मॉडर्ना वैक्सीन mRNA बेस्ड टेक्निक से बनी होती है और अभी तक के ट्रायल्स में वन ऑफ द मोस्ट इफेक्टिव वैक्सीन में से एक है। कुछ स्टडीज में 94% इफेक्टिवनेस दिखाई गई है जो कि ब्रिलियंट है, बहुत ही अच्छी है। मॉडर्ना को भारत और अमेरिका के अलावा यूके, यूरोपियन यूनियन के देशों, कनाडा में मंजूरी मिली है। सिंगापुर, जापान, इजराइल, फिलिस्तीन, कतर, दक्षिण कोरिया और ताइवान में भी मॉडर्ना की वैक्सीन लग रही है। दिल्ली से गीता मोहन और मिलन शर्मा के साथ आज तक ब्यूरो। दिल्ली वालों को जो गर्मी दिन में जला रही थी उन्हें शाम को बादलों ने बड़ी राहत दी। दिल्ली और आसपास के शहरों में बारिश हुई जिससे तापमान कई डिग्री कम हो गया है और मौसम का मिजाज बदल गया। दिल्ली में शाम को बारिश के साथ साथ तेज हवाएं भी चली हैं। मौसम थोड़ा ठंडा हो गया और भीषण गर्मी से लोगों को राहत मिली, लेकिन मौसम विभाग का कहना है कि ये सिर्फ फौरी राहत है। स्किन पे भी बहुत ज्यादा रैशेज और हीट वेव्स का थपेड़े पड़ रहे हैं जिसको कहा जा सकता है। और इस बार वाकई में जो हीट वेव है वो थोड़ा सहन करना मुश्किल हो रहा है। दिल्ली के लिए ये वो आसमानी तोहफा है जिससे मिलने वाली राहत को शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। लगातार 43 डिग्री का टॉर्चर झेल रही राजधानी के लिए आखिरकार शुक्रवार खुशखबरी लेकर आया और दिल्ली में एक बार फिर छाते निकल आए। तेज बारिश हो रही है और तेज हवाएं चल रही है। दिल्ली के मौसम के लिए ये काफी अच्छी बात है क्योंकि पिछले कई दिनों से दिल्ली में 42 से ऊपर तापमान जा रहा था और एकदम इस आती हुई बारिश से तापमान काफी नीचे गिर गया है। मौसम विभाग ने भी दिल्ली में बारिश होने की बात कई दिन पहले ही कह दी थी, सो दिल्ली वालों को शुक्रवार शाम का बड़ी बेसब्री से इंतजार था ताकि कम से कम वीकेंड पर उन्हें घरों में उबलना न पड़े। राजधानी दिल्ली को राहत की फुहारें मिली हैं और उसके साथ ही तेज हवाओं के साथ ही आप देख सकते हैं किस तरह से मौसम सुहाना हो चुका है। लेकिन इन सब के बीच डर ये भी है कि अगर बारिश इसी तरह से ज्यादा झमाझम नहीं हुई और तेज नहीं हुई तो उमस और भी ज्यादा बढ़ सकती है। लिहाजा लेकिन इस वक्त आप देखिए कि इस बदले हुए मौसम का जो मजा लेने के लिए जो तमाम लोग हैं वो बाहर आ चुके हैं, क्योंकि 45 डिग्री से ज्यादा का पारा था और इस पारे की वजह से सभी बहुत ज्यादा परेशानी का सामना कर रहे थे। तो दिल्ली में एक बार फिर बारिश से बचने के लिए लोग फ्लाईओवर के नीचे जमा हो गए हैं। एक बार फिर बस स्टैंड की छत के नीचे बाइक सवार बरसात से बचने के लिए इकट्ठा है। बारिश से दिल्ली का मौसम सुहाना हो गया, लोगों को लू से राहत मिल गई और लोग इस उम्मीद के साथ ऑफिस से घर लौटे कि अगले कुछ दिनों तक गर्मी उन्हें नहीं सताएगी और वो एक बार फिर घरों से निकल पाएंगे, जिस पर गर्मी ने अघोषित पाबंदी लगा दी थी। दिल्ली की ये ताजा तस्वीर देखकर पहली बार लगेगा कि मानसून ने दस्तक दे दी है, लेकिन मौसम विभाग पहले ही कह चुका है कि ये वो बारिश नहीं है जिसका दिल्ली और आसपास के राज्यों को इंतजार है। ये सिर्फ एक फौरी राहत है जो दिल्ली की तरह रोहतक वालों के हिस्से में भी आई है। लेकिन दिल्ली और आसपास के इलाकों का सच ये बूंदाबांदी नहीं है, बल्कि वो गर्मी और लू है जो मानो ऐसी है कि किसी ने सड़कों पर हेयर ड्रायर चला दिया हो। दिल्ली में पारा सामान्य से 60 डिग्री ऊपर है। इस बार दिल्ली में गर्मी ने 90 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया। राजधानी के मंगेशपुर इलाके में गुरुवार को तापमान 45.2 डिग्री दर्ज किया गया। इससे पहले 1 जुलाई 1931 को पारा 45 डिग्री रिकॉर्ड किया गया था। आमतौर पर जिस जुलाई का स्वागत दिल्ली में रिमझिम फुहारों के साथ होता है, उसी जुलाई का स्वागत इस बार लू के थपेड़ों ने किया।
और तापमान कुछ इस कदर बढ़ गया कि 90 साल का रिकॉर्ड टूट गया। और एक या दो जगह नहीं, बल्कि दिल्ली में जहां जहां तापमान रिकॉर्ड किया जाता है, हर जगह 43 से ऊपर डिग्री तापमान चला गया। यानी जुलाई की शुरुआत में दिल्ली और आसपास का तापमान 37-38 डिग्री रहता था, मगर इस बार गर्मी का पारा कुछ इस कदर चढ़ा हुआ है कि उसने दिल्ली वालों को डरा दिया है और हर कोई गर्मी झेलने की जुगत लगा रहा है। हाइड्रेट रखो अपने आप को, नींबू पानी पियो, लस्सी पियो, छाछ पियो, थोड़ी ठंडी चीजें खाओ, हाइड्रेट रखो, बस यही है मैनेज के लिए। तो बाहर निकलते हो तो कैप का यूज करो, थोड़ा कपड़ा सिर पे डालो। लेकिन सवाल यह है कि दिल्ली का हाल बेहाल होने के पीछे वजह क्या है? तो मौसम विभाग का कहना है कि पूर्वी दिशा से आने वाली नमी हवाओं को पाकिस्तान से आने वाली पश्चिमी हवाएं रोक रही हैं। इसीलिए दिल्ली को मानसून के लिए लंबा इंतजार करना पड़ रहा है। दिल्ली के साथ साथ हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़, उत्तरी राजस्थान और पश्चिमी यूपी के इलाके भी इस वजह से जबरदस्त लू की चपेट में हैं। यहाँ भी मानसून की एंट्री पिछले 2 हफ्ते से रुकी हुई है। गुलाबी शहर जयपुर में मानसून की ये देरी लोगों को पसीने से तरबतर कर रही है। मई और जून से ज्यादा जुलाई चला रही है। पूरे राजस्थान में प्रचंड गर्मी का दौर जारी है। पाकिस्तान और उत्तर पश्चिम भारत से पछुआ हवाएं चल रही है, जिसकी वजह से लू का प्रकोप बना हुआ है। सड़कों पर सुबह सुबह पानी के टैंकर देखे जा सकते हैं। सुबह ऐसे हालात हो जाते हैं मानो दोपहरी हो गई हो। जयपुर में सड़कों पर भले ही भीड़ न हो, लेकिन लस्सी की दुकानों पर ग्राहकों का तांता लगा हुआ है। बात है, 2 ही काम कर सकते हैं, या तो एसी में बैठ जाए, बाहर निकले तो जितना ज्यादा वाटर कंज्यूम, लस्सी या फिर नारियल पानी कंज्यूम कर सके। और दूसरी चीज, गर्मी इतनी तेज है कि बाहर निकलते ही या तो चक्कर खा के गिर जाएंगे या फिर टैन से पागल हो जाएंगे, टैन ही रिमूव करवाते रह जाएंगे। सर ये बताएं आप कि कोरोना काल तो चल रहा है, पर क्या गर्मी इतनी तेज पड़ रही है तो आपकी बिक्री भी काफी बढ़ गई है? नहीं, कोरोना के जैसे कस्टमर आधा है क्योंकि टूरिस्ट नहीं है बिल्कुल भी, लेकिन फिर भी काम ठीक है। और ये बताएं कि जो लोग आ रहे हैं वो मैं देख रहा था कई गिलास लेकर जा रहे हैं, पैक करवा के भी ले जा रहे हैं। बिल्कुल सर, अधिकतर लोग पैक करा के ले जाते हैं, गाड़ी में बैठ जाते हैं। यहाँ पे लोग कम से कम मतलब भीड़ करते हैं लोग। तो कोरोना काल में लोग कोशिश तो कर रहे हैं कि अपना बचाव करें, कोविड प्रोटोकॉल को फॉलो करें, पर आप जैसा देख सकते हैं लोग गाड़ियों में आकर लस्सी जो है वो लेकर जा रहे हैं, यहाँ से लस्सी पी रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह से जूस, छाछ, लस्सी, नारियल पानी पीकर अपने आप को, अपनी बॉडी को हाइड्रेट रखें ताकि हीट स्ट्रोक ना हो। पंजाब भी उन राज्यों में शामिल है जहां पर बारिश इंतजार करवा रही है। यहां भी कई शहरों में पारा 40 के आसपास है, जिससे श्रद्धालुओं को बचाने के लिए स्वर्ण मंदिर में जगह जगह कूलर और पंखे लगाए गए हैं। इसके अलावा एसजीपीसी की तरफ से परिक्रमा के रास्ते में बिछाए गए मैट पर लगातार पानी का छिड़काव किया जा रहा है ताकि गर्मी से परिक्रमा करने वालों के पैर न झुलसे। लेकिन सवाल ये है कि इस गर्मी से लोगों को कब राहत मिलेगी, तो इस बारे में मौसम विभाग का क्या कहना है, अब वो ध्यान से सुनिए। मौसम विभाग का कहना है कि शनिवार से अरब सागर से नम हवाएं गुजरात, राजस्थान और दिल्ली पहुंचने लगेंगी, तब गर्मी से कुछ राहत मिल सकती है। लेकिन फिर भी इन राज्यों में 7 जुलाई तक मानसून दस्तक नहीं देगा। 7 जुलाई के बाद बंगाल की खाड़ी से आने वाली हवाएं उत्तर भारत में पहुंचने लगेंगी, तब मानसून फिर सक्रिय होगा। 11-12 जुलाई को बंगाल की खाड़ी में कम दबाव का क्षेत्र भी बनेगा, जिससे कमजोर पड़े मानसून को ताकत मिलेगी। इस तरह उम्मीद है कि आधी जुलाई निकलने के बाद ही मानसून पूरी तरह से दस्तक देगा, यानी गर्मी से पूरी तरह राहत मिलने में अभी वक्त लग सकता है। वीक में मानसून धीरे से रिवाइवल हो सकता है और स्पेशली पहले ईस्टर्न पार्ट्स ऑफ कंट्री में इंक्रीज होगा रेनफॉल एक्टिविटी, और टुवर्ड्स 11 और 12 एक लो प्रेशर एरिया बे ऑफ बंगाल में डेवलप हो सकता है। तो बारिश करने वाले बादलों का अभी इंतजार करना होगा। तब तक दिल्ली और आसपास के इलाकों में पड़ी इस बारिश की बौछारों से ही काम चलाना होगा, जिसे मानसून की पहली दस्तक तो माना ही जा सकता है। दिल्ली से अनीशा माथुर, कुमार कुणाल और जयपुर से शरद कुमार, देवंकुर वधावन के साथ आज तक ब्यूरो। दिल्ली में शाम को भले ही बारिश पड़ी हो, लेकिन राजधानी लगातार भीषण गर्मी झेल रही है। लेकिन अगर बिहार की बात करें तो तस्वीर बिल्कुल उलट है। यहाँ पर इतनी ज्यादा बारिश हो रही है कि उत्तरी बिहार में गांव के गांव डूब गए हैं। आप देख सकते हैं इन 4 तस्वीरों में, अंदाजा लगा सकते हैं कि बिहार में कहां पर किस तरीके से बारिश हो रही है। बगा की तस्वीर है जहां पर बारिश से सड़क पूरी तरह से धंस गई, गड्ढा बन गया। बिहार के बेतिया की तस्वीर जहां पर बाढ़ ने सूरत ही बदल दी है।
रक्सौल का हाल भी देख लीजिए, जहां पर सिरस्वा नदी तांडव मचाए हुए और सीतामढ़ी की तस्वीर भी आपके सामने। और यहां पर रूनी सईदपुर ब्लॉक के दर्जनों गांव डूब चुके हैं। बागमती के तटबंध के भीतर रहने वाले लोगों के लिए अब बस नाव ही इकलौता सहारा है। उत्तरी बिहार में चारों तरफ पानी है, पानी से हाहाकार है। दिल्ली अगर अपने हिस्से के बादलों के दस्तक न देने से परेशान है, तो बिहार के लोग पानी से। बिहार का रक्सौल हो, पश्चिमी चंपारण हो या फिर बेतिया, पानी ने लोगों की जिंदगी को बुरी तरह से प्रभावित किया है। बेतिया में दूसरी बार बाढ़ आ गई, वहीं शिवहर में बागमती उफान पर है। बिहार में बाढ़ किस कदर सितम बन गई है, उसे समझने के लिए आप पश्चिमी चंपारण चलिए, जहां पर हर तरफ आपको पानी दिखेगा। सब कुछ डूब गया है, क्या खेत क्या घर, पता ही नहीं चलेगा कि कहां क्या है। पश्चिमी चंपारण में पानी का बहाव कितनी तेज है, उसे आप उसकी आवाज सुनकर ही समझ सकते हैं। लेकिन फिर भी लोग जान जोखिम में डालकर रास्ता पार करने को मजबूर हैं। ये देखिए किस तरह से बच्चे एक दूसरे का हाथ पकड़कर पानी में आगे बढ़े जा रहे हैं। बिहार का ये वो इलाका है जो बाढ़ से बुरी तरह प्रभावित है, फिर भी लोग यहाँ न रुकने को तैयार हैं और न ही थमने को। सो ट्रैक्टर पर सवार होकर पानी को चीरते हुए निकल रहे हैं। लगातार हो रही बारिश की वजह से चंपारण में बाढ़ की स्थिति गंभीर होती जा रही है। हम मौजूद हैं बेतिया से नरकटियागंज जाने वाली जो सड़क है, उसकी हालत आप देख लीजिए। ये सिकरहना का पानी है और सिकरहना जिसे बाद में आगे चलकर बूढ़ी गंडक के नाम से जाना जाता है। कितनी तेज धार है यहाँ पर कि चलना मुश्किल है इस धार में। और ये सड़क है, सड़क पे इस तरह से पानी जो है वो क्रॉस कर रहा है और जिसकी वजह से आवागमन पूरी तरह से ठप है। लोग किसी तरीके से यहाँ से गुजर रहे हैं। जो बाइक वाले हैं उनको काफी दिक्कत हो रही है, लोग पैदल चलने में दिक्कत हो रही है, तो गाड़ी का तो कोई सवाल ही नहीं है। ये बताइए कि पानी का जो है ये कब से है? पानी आज 2 दिन से है। कल रात में विशेष पानी आया है। विशेष पानी आया, पानी बढ़ रहा है। पानी अभी बढ़ ही रहा है। स्थिति गंभीर होगी, गंभीर और ज्यादा इतना पानी हो जाता है छाती भर। यहाँ पर मैंने उस गांव के लोगों को जाने के लिए काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। लाइन पकड़ कर जाते हैं लोग, खतरा से वो भी खाली नहीं है। और देखिए अभी ट्रैक्टर से लोग हेल रहा है किसी तरह, वो भी खतरा ही है। अरे बाढ़ में मरीजी को ले जा रहा है पहुंचाने उस तरफ। हाँ, लखनऊ जाना है, सीरियस है। ट्रैक्टर ही नहीं, समंदर बनी इस सड़क पर ठेले भी चल रहे हैं। इस पानी में बाइक का चलना तो नामुमकिन है, लिहाजा लोग ठेले पर ही अपनी बाइक को लेकर जा रहे हैं। पानी की वजह से यहाँ पर लोगों को परेशानी झेलनी पड़ रही है। अभी तक सरकार से सुविधा नहीं मिली है। महीने में दूसरी बार बाढ़ आ गई है। हर साल यहाँ पर लोग इसी तरह पानी में फंस जाते हैं। फिर भी अब तक सरकार से इन्हें कोई भी सुविधा नहीं मिली है। समाधान के तौर पर यहाँ के लोग एक पुल की मांग कर रहे हैं, जो इन्हें बारिश और बाढ़ के दिनों में इस तरह से जान जोखिम में डालने से बचा सके। पश्चिमी चंपारण के इस इलाके में लोगों की ये मांग कब पूरी होगी ये तो पता नहीं, लेकिन इस बार की बारिश में एक पुल की रोड बह गई, जो यूपी बिहार को जोड़ने वाली मुख्य सड़क है। चंपारण में इतनी तेज बारिश हुई कि जिसकी वजह से जो रतवल धनहा का जो पुल है, जो कि यूपी को जोड़ता है उत्तर प्रदेश को, उस पुल का अप्रोच रोड बह गया है। और आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पे अप्रोच रोड बहा है। कुल मिलाकर हर साल की तरह इस बार भी बिहार में बाढ़ से हालत बहुत खराब होती जा रही है। उत्तरी बिहार में कहीं पुल ध्वस्त हो रहे हैं तो कहीं पर लोगों के घर। बिहार में इस मौसम में सब होना मानो दस्तूर बन गया है। सुजीत झा, पश्चिमी चंपारण, आज तक।
हिमाचल प्रदेश के जिला बिलासपुर के भाखड़ा डैम के पास गोविंद सागर झील में एक बोट तेज तूफान में अनियंत्रित होकर पानी में डूब गई। इस बोट का चालक फिलहाल लापता बताया जा रहा है। गनीमत ये रही कि इस बोट में सिर्फ ड्राइवर ही मौजूद था, लेकिन अचानक तूफान आने की वजह से बोट अनियंत्रित हो गई और डूब गई। चालक की तलाश लगातार की जा रही है, गोताखोरों की मदद भी ली जा रही है। ये तस्वीरें भाखड़ा, हालांकि हिमाचल की खासतौर पर अगर बात की जाए तो मौसम लगातार पहाड़ी इलाकों में खराब है। अचानक से आए तूफान में ये बोट फंस गई।